बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। ईरान इसराइल वार में 11वीं लहर का आगाज़ हो गया है। लड़ाई है थमने का नाम नहीं ले रही। एक वक्त ये था कि ईरान के हवाले से बात की जा रही थी कि ये शायद इसराइल के सामने ठहर नहीं सकेगा और इसके अंदर उस तरह से कैपेसिटी नहीं है लड़ने की, हिम्मत नहीं है लड़ने की। मगर हमने देखा कि इन 6-7 दिनों के अंदर जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है और एक तरह से आज़म दिखाया है, वो बहुत गैर मामूली है। और अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसराइल की ये ख्वाहिश है, वो बाकायदा अप्रोच कर रहा है ट्रंप को कि ट्रंप जो है इस सूरत हाल के अंदर इंटरवीन करें और ये एक तरह से ईरान इसराइल वार जो है, ईरान अमेरिका जंग इख्तियार कर जाए। और फिर अमेरिका ने इस हवाले से, अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ट्रंप होता है, ट्रंप की बात करते हैं तो उससे मुराद अमेरिका होता है। तो ट्रंप ने यह कहा है कि हम ईरान के अंदर जो है रेजिम चेंज चाहते हैं और ईरान के इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, हम उन्हें हटाना चाहते हैं, उनको कत्ल करना चाहते हैं। और ये भी कहा कि हमें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जबकि उसके मुकाबले में ईरान ने जो रिजॉल्व शो किया है या उसकी तरफ से जो बयान सामने आया है कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम तेहरान भी खाली नहीं करेंगे, हम जहां हैं वहीं मौजूद रहेंगे, आप लोगों ने जो करना है आप लोग कीजिए और उसके बाद फिर हमारे इंतकाम का इंतज़ार कीजिए। इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी उस्मा हमीद गुल साहिबा और लाला हसन और इसके अलावा रिजवान अशरफ साहब। लेकिन एक ब्रेक और उसके बाद डिस्कशन को यहीं से रिसूम करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। उस्मा हमीद गुल साहब, आपकी तरफ आते हैं। अब तो बहुत कुछ वाजे हो गया है, रजीम चेंज की बात हो रही है, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की बात हो रही है। अगर ये खुदा ना खास्ता इस तरह से हो जाता है तो फिर वो जो उनके पास एक तरह से यूरेनियम का अफसूदगी के हवाले से एक सलाहियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है कि रजीम चेंज हो गई तो फिर जो मर्जी करवा लिया जाए। किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको हालात ईरान और इसराइल जंग के? मैं सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि रिजीम चेंज अब हम क्यों सोच रहे हैं। ख्वाहिश जरूर उनकी है, मगर हमें ये भी सोचना है कि क्या रिजीम चेंज करने में वो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि अगर खुदा ना खास्ता आयतुल्लाह खामेनेई को कुछ हो भी जाता है, यानी कि जैसे वैसे भी वो ऐसी उम्र में है, पीराना साली में, कि उनके साथ वैसे भी एक तभी वाकया भी कोई हो सकता है, तो उसके बावजूद उनके आगे मुतवादिल निजाम लोग हैं और उनकी क़यादत में और लोग भी होंगे जरूर। तो ये हमने सोच के कि रजीम चेंज हो जाएगी और रजीम चेंज के बदले में ये सब कुछ कर पाएंगे, ये उस वक्त ही मुमकिन है जब कौम इसके लिए तैयार हो। और जो ईरानी कौम है, एक तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत उन्होंने बाय चॉइस, यानी कि जो वलायत फकी की जो तरीका कार है या उनकी हुकूमत का निज़ाम है, ये उनका बाय चॉइस है। तो उन्होंने खुद ही सोच के इसके ऊपर और बाकायदा इनकलाब आया और उन्होंने सारों ने खुद इसके को फॉलो किया। तो एक मेजॉरिटी जो है वो आज भी उस वलायत फकी के ताबे है। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया और जिस तरीके से उनकी टॉप क़यादत को खत्म कर दिया और जिस तरीके से उनके साथ एक जैसे हद तक कामेज तरीके से उनको सलूक किया, तो वो लोग जानते हैं उनकी पूरी कौम इकट्ठी होगी। जैसे पाकिस्तान पे जब हमला हुआ था तो पाकिस्तान की पूरी कौम अपने जाती अख्तिलाफात को भुला के एक अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी होगी थी। वहां भी यही कुछ हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी, उनका ख्याल है कि अगर आयतुल्लाह खामेनेई को कोई नुकसान पहुंचा लेंगे तो ये रिजीम चेंज होना आसान होगा। ये बहुत लंबी जंग चलेगी और ये मामलात आसानी से हल होने वाले नहीं। सही। लाला हसन साहब, हमने देखा है कि अब जिस तरह की आवाजें इसराइल से आ रही हैं वो चाह रहा है कि किसी तरह से अमेरिका जो है सारी सूरत हाल को संभाले, इंटरवीन करे और इसराइल बाकायदा उसको इनवाइट कर रहा है कि आप लोग आइए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। कतई नजर की सारी जो जंग है उसी ने शुरू की है, उसने इम्पोज की है वार ईरान के ऊपर। और ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया वॉरफेयर के दौरान रिटेलिएट किया था और बड़ी क्या नाम है सब्र का मुजाहरा किया था, ईरान ने तो उससे भी कहीं ज्यादा रेस्ट्रेंट दिखाई है। रमजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं थोड़ा माजी में आपको ले जाना चाहता हूं कि ये अमेरिका और इसके इत्तेहादी ये सारे लोग थे जब बगदाद में कोई इशू हुआ और जिस तरह को वहां पे जो है वो सूरत हाल उन्होंने चेंज की। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है और सारी दुनिया खड़ी हो गई कि हाँ भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं।
उसके बाद आप आ जाए अफगानिस्तान, इन्होंने कहा कि भाई इनके पास तो एटम बम है, पता नहीं कितने दहशतगर्द हैं, तो पूरा इन्होंने माहौल बनाया और अपने आप को मजलूम साबित किया कि भाई बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, और आओ दुनिया साथ मिलो वरना ये मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे। अब मैं उसको इसी तनाजुर में देख रहा हूं कि ईरान वाले इशू पे भी वही स्ट्रेटजी है अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की, इसराइल की, कि आप मारो और चीखना शुरू कर दो, भाई हम मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया खतरे में चली गई है, ताकि ये सारे मिलके उसको उस पे हमलावर हो, उसके ऊपर जंग मुसल्लत करें। और उसमें जो हमारी सबसे जो कमजोरी रही है हमेशा, वो ये रही है कि हम जज्बाती कौम है, मुसलमान जो है ज्यादातर वो जज्बाती हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आपको याद होगा कि हम लोग कहते भाई सद्दाम तो इनकी ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन आपने देखा कि उनको 7 दिन भी नहीं लगे बगदाद पे कब्जा करने। काबुल में फिर आए कि भाई काबुल में तो बड़ा मसला होगा, तालिबान बड़े, उनको खुदा की पतरी एक ताकत हासिल है, वो लड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ, वो कब्जा हो गया, फिर वो खुद लड़ाते रहे उनको। तो ईरान के साथ भी यही मसला है कि हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बांध दी हैं कि भाई ईरान जो है, ईरान अकेला नहीं लड़ सकता। ये मैं आज आपको बात बुरी लगेगी हमारे मुसलमानों को, लेकिन मैं ये ऑनेस्टली कह रहा हूं कि अकेला ईरान नहीं लड़ सकता, ना इसराइल से ना अमेरिका से। हमें और मुसलमान जितने भी हैं मुमालिक, वो कह रहे हैं भी शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन लड़ो खुद जाके। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें इसको जंगबंदी की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम वाकई ऑनेस्टली समझते हैं, जो मुसलमान मुल्क हैं, जो उसके सरबराहान हैं, कि भाई इसराइल अगर वाकई मसला है, तो फिर आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ बातों में नहीं, आपको उनके साथ जिहाद करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यही होगा। ठीक है। अच्छा रिजवान अशरफ साहब, ये जो ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बड़े दावे किए थे कि वो अमन के दाई हैं और वो जंग नहीं करेंगे, मगर जिस तरह से वो खुद जंग के अंदर उलझे हैं और जंग को उसने बढ़ाया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। यूक्रेन रशिया की मिसाल आप देख लीजिए, जंग अभी तक चल रही है। फिर इंडो पाकिस्तान जो वॉरफेयर हुआ है वो आपके सामने है। अब ईरान इसराइल वॉरफेयर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसराइल ने खुद से ये फैसला कर लिया, क्योंकि उससे पहले जितना होमवर्क, जितनी मीटिंग्स, जितने ताने बाने, उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। तो उसका ये जो नैरेटिव था, जिस बुनियाद के ऊपर उसने वोट हासिल किया अपनी कम्युनिटी से, वो कहाँ गए उसके वादे? बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, इतना बड़ा मजाक किया गया है पूरी दुनिया के साथ ट्रंप की जानिब से, कि ये इस तरह के झूठे दावे, इस तरह के झूठे नारे और इस तरह की मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसी ये इनकी जानिब से अपनाई जाती है। पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान की बात की जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर हम अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, और इनकी जानिब से ही पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी जाती है। ये इनकी तारीख है, ये इनकी हिस्ट्री है। तो इनकी बातों से हमें इसके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये अब ट्रंप की जानिब से ही ये अभी जो 2-3 दिन पहले की मिसाल है, ट्रंप की जानिब से ही ट्वीट करके बाकायदा तौर पर जो ईरान है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, पहले तो तेहरान को खाली करने का कहा, उसके पीछे अफवाहें और फिर उसके बाद खबरों का बाजार गर्म हो गया कि पता नहीं वहां पर कोई हमला होने वाला, कोई एटमी हमला होने वाला या एटमी बम मारने की को प्लानिंग मौजूद है। एक उन्होंने ये बयान दिया, स्टेटमेंट दी। दूसरा, उन्होंने जो आयतुल्लाह खामनाई को डायरेक्ट धमकी दी उनको कत्ल करने की, हमें पता है कि आप किधर हैं, आपकी लोकेशन क्या, हम आपको टारगेट कर लें बड़ी आसानी के साथ, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं। तो ये तमाम बातें किस चीज को साबित करती है? ये तमाम बातें इस चीज को साबित करती है कि इस पूरे खेल के पीछे, इस पूरे मामले के पीछे अमेरिका मौजूद है, और अमेरिका की आशीर्वाद, हल्लाशेरी और शय के बगैर इसराइल कभी भी इस तरह का हमला कर ही नहीं सकता था। अच्छा, उज़्मा हमीद गुल साहबा, ये जो IAE ये कहाँ है? 15 जून को जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे थे मस्कत के अंदर। उससे पहले 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसके अंदर फिर जो वोटिंग हुई है अलग से, जिसके अंदर ज़्यादा मुल्कों ने ये फैसला किया कि जी इसराइल को अटैक करना चाहिए ईरान के ऊपर।
तो आई को क्या इस हवाले से इंटरवीन नहीं करना चाहिए, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए कि भाई जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे वो तो अमेरिका ने सबूताश कर दिए, मुज़ाकरात तो होने देते और उसके अंदर देखते कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं नाकाम हुए हैं, ईरान का मौक़िफ़ क्या है, और उसके बाद फिर कोई फैसला करते। मुज़ाकरात तो खुद नाकाम बना दिए, उल्टा इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगा दिया कि ईरान जो है वो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं वो बना रहा है। ये असल में समझने की जरूरत है कि IAEA का जो रोल है वो दुनिया में किस लिए बनाया गया है। कि 1957 में ये अदारा वजूद में आया और ये अदारा जनरल आइजनहावर के उस तकरीर के नतीजे में था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सलामती और अमन के लिए हमने एटमी ताकत हासिल करनी है। तो पहले जब 1945 में और जब उन्होंने जापान के ऊपर हिरोशिमा पे और नागासाकी पे बम गिराए, उसके बाद उनके मुंह से ये बात सुननी भी बड़ी अजीबोगरीब लगती थी, मगर बहरहाल किया और उन्होंने, चूंकि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर था, वो जो चाहता था कर गुजरता था। अब IAEA का रोल आप जरा देखें, उसको जरा समझने की जरूरत है कि किस तरीके से IAEA ने लिबिया में पहले जब उन्होंने सारे डिसमेंटल करवा दिया 2004 में और सारा कुछ करके सामान, ऑस्ट्रिया में इनका हेड ऑफिस है और उन्होंने अमेरिका में तमाम जो लिबिया में जो वेपन्स प्रोग्राम का सामान था वो सब वहां यूरेनियम वगैरह सब अमेरिका भेजा, यानी कि उसको ऑस्ट्रिया भेजना चाहिए था मगर वो अमेरिका भेजा गया। इसके बाद जब उनको तसल्ली हो गई, उन्होंने जोर लगाया, बड़ी कोशिश की और 2011 में उन्होंने 26,500 सॉटीज, फ्लाइंग सॉटीज करके जहाज उड़ा के वहां बमबारी करके लिबिया को तबाह बर्बाद कर दिया और कजाफी को मार दिया। इसी तरह जब इनको यकीन हो गया कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है इराक के पास, जिस तरह उन्होंने हसन साहब ने भी कहा, तो इन्होंने वही काम किया, इन्होंने अटैक किया, इन्होंने अचानक बगैर UN को कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने जाके अटैक कर दिया और इन्होंने तबाही बर्बादी फेर के वो एक इराक का आज तक हशर किया हुआ है और उसके ऊपर कर्जे डाल दिए हैं कि हमने तुम पे इतना खर्चा किया है और उसका ऑयल सारा लेके और वो अभी तक उन पे आज तक बिल डल रहे हैं और वो उसकी अदायगी कर रहे हैं। अब इस तरह ईरान में भी जैसे ही IAEA की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार हुई, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की जरूरत है कि 10 जून को ईरान एक प्रोग्राम करता है, बाकायदा कंप्लेन करता है कि IAEA के पास हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स थी वो उसकी हजारों की तादाद में जो कागजात है वो इजराइल तक पहुंच गए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप समझे, 10 जून को ईरान करता है, 9 जून को जो प्रोग्राम बाकायदा नेतन्याहू साहब जो है वो बाकायदा इजाजत देते हैं अपनी फौज को कि अटैक की तैयारी करो, यानी कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आप जो 15 जून का जिक्र कर रहे हैं, 12 जून को IAEA की ऑफिशियली रिपोर्ट सबमिट होती है और 13 जून को अटैक होता है और उससे 2 दिन पहले, यानी कि 11 जून को या आप 10 जून समझ ले या 11 जून समझ ले, अमेरिका अपने तमाम मशरिक़ वस्ता में तमाम डिप्लोमेट्स को कहता है कि आप जगह छोड़ दें। इसका मतलब अटैक उनको पहले से पता था। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात तो कुछ थे नहीं, बहाना थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि IAEA एक जासूस अदारा है जो अमेरिका के लिए जासूसी करता है और ये इंश्योर करता है, जब वो ये कह देते हैं कि जी ये जगह बिल्कुल साफ है, यहाँ कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, हम उनको अपने करीब आने देते हैं, हम तसल्ली दिलाना चाहते हैं, तसल्ली दिलाते दिलाते वो 1-2 साल बाकायदा देते हैं मौके और उसके बाद देख के सारे सर्टिफिकेशन करने के बाद उसके बाद उनको ठीक है। लाला हसन साहब, ये हमेशा होता है। जी ठीक है लाला हसन साहब, ये इंडिया जो है ये बम धमाके करता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, पाकिस्तान बम धमाके करता है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, ईरान अब उसी तरह की राह पर चल निकला है। जाहिर है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसे लगता है कि मेरे पास अगर ये न्यूक्स होंगे तो ही मैं बच पाऊंगा, और ऑफ कोर्स वो ठीक भी है। अभी देखिए उसके पास नहीं भी है तब भी उसका क्या हाल हो रहा है। तो ये क्या IAEA, अमेरिका, बड़े मुल्क ये चाहते हैं कि हम चाहें तो जिसके पास ये न्यूक्स हों, हम नहीं चाहें तो उसके पास नहीं हो? सर बिल्कुल, देखिए इनका यही वतीरा रहा है बड़े अरसे से कि ये खुद एटम बम बना लें तो दैट इज फाइन, ये खुद किसी के ऊपर जंग मुसलत कर दें, वो कहते हैं अमन के लिए हम जंग कर रहे हैं, ये किसी मुल्क पे कब्जा कर दें, ये कहते हैं कि हम वहां पीस लाना चाहते हैं, तरक्की लाना चाहते हैं। तो ये तो वही बात हुई कि साला मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। तो भाई अगर आप समझते हैं कि एटमी हथियार जो है, एटमी जो वेपन है वो खतरनाक है, तो आप ऐलान करें कि भी हम सब मिलकर खत्म करते हैं, और अमेरिका खुद कि भाई मैं अपने एटमी हथियार जो है सरेंडर कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, सारी दुनिया खत्म करे। पहले इसराइल और अमेरिका से शुरुआत करते हैं, बाकी जो फ्रांस, पाकिस्तान, बाकी वो फिर आ जाए।
तो इनका ये शुरू से रहा है कि भाई हमारी मर्जी है, हम जिस तरह दुनिया को चलाना चाहते हैं। ये दुनिया के फ्यूडल जागीरदार जैसे हमारे होते हैं ना पाकिस्तान में, ये पाक दुनिया के फ्यूडल बने हुए हैं कि भाई हमने जिस तरह चलाना है, हम जो देख रहे हैं वो सही चीज है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो हमें कुछ करना है वो हम करेंगे, तो आप नहीं कर सकते। तो ये पहले तो अगर वाकई आप दुनिया में अमन चाहते हैं तो पहले जो बड़े मुल्क हैं, जो पावर्स हैं बड़े, उनको फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए और कहें दुनिया में आए, यूएन में आए, बैठे, कहें कि भाई हम ये फला फला वेपन जो हम खत्म कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया भी खत्म करे, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आएगा और वो खत्म होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ क्लाशनकोफ लेके और सामने गुलेल वाले को कहूं कि नहीं यार तुम्हारे पास खतरा है, तुम्हारे पास गुलेल है, तुम मुझे मारोगे, मेरी क्लाशनकोफ सही है। तो ये नहीं हो सकता। तो अब अमेरिका को समझना चाहिए कि दुनिया समझ गई है कि इतनी दुनिया में बेवकूफ लोग नहीं है, वो समझते हैं, लेकिन जाहिर है पावर उनके पास है तो लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वो समझते सब कुछ है। तो लेट अस स्टार्ट विद अमेरिका, इसराइल और बाकी जो ममालिक हैं पावर, वो करें कि भाई हम असला खत्म करते हैं, वेपन खत्म करते हैं, एटॉमिक वेपन खत्म करते हैं, देन इट विल मेक अस सेंस और एक पीसफुल दुनिया में हम जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, ये जब ट्रंप ने ये कहा कि जी लोगों से ये गुजारिश की तेहरान के कि वो तेहरान को खाली कर दे, उसी वक्त चीन ने उनके जो शहरी इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद थे उन्हें ये कहा कि आप फौरी तौर पे इसराइल को छोड़ दें। तो ये महज इत्तेफाक है, हम एस्केलेशन देख सकते हैं आने वाले वक्त में? क्या ये इस तरह का भी इशारा है कि चीन जो है इस वक्त खुद को अलाइन कर रहा है ईरान के साथ, और ऑफ कोर्स अमेरिका जो है वो इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है? तो ये एक जो हम सोचते हैं कि जी एक ब्लॉक बनने जा रहा है, रूस, चीन, ईरान और खित्ते के कुछ और ममालिक, और फिर जो दूसरा इसराइल और चंद एक अरब स्टेट्स, और उसके बाद फिर अमेरिका और पूरी वेस्ट। क्या कहते हैं शेख साहब? ये ट्रंप ने गुजारिश नहीं की थी, ट्रंप ने असल में धमकी दी थी कि हम ईरान के ऊपर कोई हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि वो G7 के अंदर बैठा हुआ था, तो अचानक से उसको वहां से जाना पड़ा। और फिर उसके बाद वहां पर उसने कहा कि मेरा सिचुएशन रूम जो है वो खोला जाए, एक्टिव किया जाए। तो वो तमाम इशारे तो बड़े वाज़ेह थे, और आगे भी हालात तो ऐसे नजर आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है। बहरहाल अभी जो जंग हो रही है वो तो बराबरी की सतह के ऊपर, और ख़ास तौर पर एयर टू एयर फिजाइया की सारी असल में जंग है, या मिसाइलों की, ड्रोन्स की, वो असल में जंग चल रही है। और ये जहां तक आपने ब्लॉक्स की बात की, जहां तक आपने डिवीजन की बात की, तकसीम की बात की, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दुनिया के अंदर अब वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो कि सहूनी ताकतें या फिर तागूती ताकतें या फिर मगरबी ताकतें, और यही वो सारी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आलमी ताकतें वो खड़ी हैं। दूसरी जानिब अनफॉर्चुनेट तो जरूर है, ये बदकिस्मती की बात तो जरूर है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो आलम इस्लाम उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करता है, और सिर्फ बयान दे के या बात करके या प्रेस रिलीज जारी करके या सिर्फ उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करके या सिर्फ फोन कॉल करके राब्ता करके कह देना कि जी हम आपके साथ हैं, इस तरह से नहीं होगा। ये जो ईरान इस वक्त जिस हालत के अंदर है, इससे आलम इस्लाम की बेहतर, इस्लामी ममालिक से ज्यादा बेहतर तो चीन ने उसका साथ दिया, और चीन की जानिब से उसके सपोर्ट की गई, इसी तरह से रूस की जानिब से सपोर्ट की गई। तो ये आलम इस्लाम के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। उस्मा हमीद गुल साहिबा, हमने देखा है कि बानी पीटीआई ने इस वक्त जो एक तरह से एग्रेशन दिखाया है, हमला किया है इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसे कंडेम नहीं किया है। कल जब उसकी बहनें मुलाकात करके बाहर आई, उन्होंने कहा, उनसे मीडिया ने पूछा कि जी कोई कंडेम किया है, कोई बात की इस हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं की। कौन सी स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट की आप बात कर रही हैं? तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये वजह हो सकती है कि उनके अपने बच्चे एक यहूदी खानदान, एक यहूदी फैमिली के घर में पल रहे हैं, उनका ससुराल जो है वो ज्यूज़ है, और फिर हमने देखा है कि बाद में वही लोग इनके हक में, इनकी रिहाई में आवाज़ उठाते रहे कि ये बंदा अगर पार में आएगा तो हमारे लिए, खित्ते के लिए अच्छा होगा। और फिर जो इसराइली अखबारात थे उनके अंदर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स वगैरह लिखे गए। या इसके अलावा भी कोई बात आपके जहन में है जिसकी बुनियाद पे पीटीआई जो है वो इसराइल के इस रवैये को कंडेम नहीं कर पा रही?
देखिए, असल में इसकी बात बड़ी समझने की है कि ये उनका शुरू से ही मामला जो है मशकूक था, और बहुत सारे लोग हमेशा कहा करते थे, और बहुत सारे चूंकि उनकी रिश्तेदारियां भी जिस तरीके से उनकी पहली बेगम, अब उन बेगम के पास उनकी बेटी भी वहां पल रही है, वो बच्चे भी उन्हीं के पास हैं, और वो पाकिस्तान मतलब यानी कि वो हर जगह जा सकते हैं, मगर वो पाकिस्तान या सऊदी अरब के को उम्रा कर लिया, हज कर लिया, किसी चीज के लिए नहीं जा सकते। तो ये और वो वाजे सिग्नल, जिस तरह वो उनके जैक गोल्डस्मिथ थे, वो सादिक खान के खिलाफ वो मेयर के लिए उस वक्त भी इन्वेस्टिंग करने के लिए गए, तो ये सारी चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। मगर मेरा ख्याल है इस वक्त जो वो पोजीशन अख्तियार कर रहे हैं, वो सबका, जैसे अमेरिका का भी एक ख्वाहिश थी या सबके दिल में इस ख्याल था कि इस वक्त अमेरिका की सपोर्ट में अगर हम काम कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि अमेरिका इसराइल तो उसका बगल बच्चा है, तो जाहिर है वो यही चाहते हैं कि वो एक राइट सिग्नल दे, ताकि इसराइल का तो उनका अपना जो लगाव है जज्बाती वो सेपरेट है, मगर वो साथ ही ये भी चाहते हैं कि इसराइल अगर कामयाब हो गया ईरान में तो फिर हम कुछ कर सकेंगे। मैं ये वाजे करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले हसन साहब ने एक बात की थी कि इस तरह ईरान तबाह और खत्म हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मुमकिन है कि ईरान तबाह और बर्बाद हो जाए, खत्म तो नहीं होगा, मगर यानी कि बहुत नुकसान होगा। मगर साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान जो कर रहा है इसराइल के साथ इस वक्त, जिस तरह जवाबी वार कर रहा है इस मुश्किल हालात में, कि जब उसके पास कोई फाल एयरफोर्स और या अच्छी एयरफोर्स नहीं है, उसके बावजूद वो इसराइल को भी तबाह कर रहा है। तो इंशाल्लाह अगर ऐसी बात है तो बाइज्जत और बाहमियत कौमें जो होती हैं, वो इस चीज पे किसी चीज की परवाह किए बगैर अपने कि हमारा आखिर में क्या अंजाम होगा, वो अपने आजादी के लिए, अपने तशख्खुस के लिए अपनी जानें लड़ा देती हैं। और इस वक्त मुझे ईरानी कौम में वो वाज़ेह रमक नजर आ रही है, क्योंकि सद्दाम हुसैन था, उसके साथ अवाम नहीं थी, कजाफी साहब के साथ अवाम नहीं थी, मगर इनके साथ अवाम है। और मुसलमान कौम भी, जिस तरीके से कहा गया कि पूरी कौम मुस्लिम उम्मा को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, मगर अगर हम नहीं कर सकते तो ये हमारी बदनसीबी होगी, क्योंकि जब कौम में कोई रीजनल पावर बनती है तो वो बड़ी स्ट्रगल से बनती है, और अगर हमने इस वक्त अपना रोल अदा ना किया तो फिर ईरान अगर जीत गया तो वो रीजनल पावर होगा। तो जो इमरान खान साहब है वो इस तरफ नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि इसराइल वो रीजनल पावर बन के उभरेगा, क्योंकि सारी आप देख लें अरब वर्ल्ड को भी उन्होंने खामोश कराया है, और वो इसीलिए राइट काइंड ऑफ सिग्नल दे रहे हैं बाय नॉट सेइंग एनीथिंग। हालांकि उनको इस वक्त खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजवान साहब, देखा है आपने जो पाकिस्तान ने सिफारती मदद की है ईरान की यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने बड़े हैं सब ने बयान जारी किए हैं और इसराइल का जो एग्रेशन है उसे कंडेम किया है, लेकिन जो इंडियन मीडिया है इसे किसी और तरह से प्रोपोगेट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर कुछ खासा या कुछ ज़्यादा किया तो हम इसराइल के ऊपर एटम बम मारेंगे, जबकि पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है, वजारत खारजा है, उसने ये कैटेगोरिकली कहा है कि हमने ये नहीं कहा। तो इंडियन मीडिया का जो रोल है इस वक्त, उसे आप किस तरह से देखते हैं? और ख़ास तौर पे जब वहाँ पे जितने भी जासूस पकड़े गए हैं इंडिया के ईरान के अंदर, उनमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो इंडियंस की है जो कि जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। जी शेख साहब, आपने ये 2-3 बातें पूछी, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर आपका जो पहले वाला सवाल था उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। एक तो ये कि इमरान खान की जानिब से बिल्कुल इसके ऊपर बात की गई है, और उन्होंने ये 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे, अब हमने तहरीक नहीं चलानी, 2 हफ्तों के लिए मौखर की। दूसरा ये कहा कि पाकिस्तानी पूरी कौम को इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने देखे डिवीजन की बात नहीं कहा कि इसराइल ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने डिवीजन की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मुत्तहिद होने की जरूरत है। वो तो अपनी और खेल रहे। वो आप उसको अभी जेल में बाहर निकाल दें या आप किसी सहाफी को भेज दें, आप जाके मुलाकात कर लें और इमरान खान से मौकफ ले लें तो आपको पता लग जाएगा। इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक इमरान खान के ऊपर जितना प्रेशर मौजूद था उनके दौरे हुकूमत के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने इसको नाजायज रियासत डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कभी स्टेटमेंट किसी रहनुमा की जानिब से नहीं आया। दूसरा ये कि ये जो इंडिया की जानिब से ये जो मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडे की अब कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं। वो मोदी को पता चल गया, नरेंद्र मोदी को अंदाजा हो गया कि प्रोपेगेंडा करने से, शोर मचाने से, रौला डालने से और इस तरह से बाबेला करने से कुछ नहीं होता। हकाइक अब दुनिया के सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान की ताकत को अब दुनिया तस्लीम कर चुकी है। और सिफारती सतह के ऊपर हाँ, अब ये जरूर वक्त है, सिफारती सतह के ऊपर अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एग्रेसिव काम करता है और इस मामले में अगर कोई किरदार अदा करता है तो नो डाउट
पाकिस्तान एक और बड़ी ताकत के तौर पर बिल्कुल सामने आ अच्छा, सकता है। उस्मा साहिबा, इससे आगे क्या है? सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के हवाले से तो ईरान के ऊपर प्रेशराइज उसको किया जा रहा है कि जी आप सीज फायर करें। सीज फायर तो इसराइल को करना चाहिए, पहल इसराइल ने की है। आते सीज फायर किन शराइत पे करना है? जो वो शराइत चाह रहे हैं वो ये है कि यू जस्ट लाई डाउन एंड डाई, यानी कि जमीन लेट जाओ और मर जाओ। तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये जो सीज फायर की वो शराइत मांग रहे हैं कि आप तमाम का निजाम बदल दें, आप तमाम एटमी हथियार खत्म कर दें, आप हर चीज कर दें, आप अमन के लिए भी जो बना रहे हैं, अपने उसके लिए दफा के लिए नहीं, बाकी सब चीजों के लिए भी, यानी कि वो एक्चुअली जो चाह रहे सैंक्शंस लगा के और चीजें उन्होंने इतना सा ईरान को क्रिपल करने की कोशिश की है, वो वक्त आएगा अगर सीज फायर किया और ये एक ह्यूमिलिएटिंग किस्म का, तज़ीक आमेद किस्म का अगर उन्होंने सीज फायर करने पे राजी हुए, तो वो तब भी अल्टीमेटली ईरानी कौम खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये सीज फायर हो सकेगा। और जिस तरह आपने कहा इसराइल को पहले सीज फायर करना, मगर पहले समझने की जरूरत है कि इसराइल ने ये अटैक किया क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पहले जिस तरह शुरू किया था कि न्यूक्लियर बम बनने वाला है, दिनों में बनेगा, पिछले कई सालों से उनके ड्रामे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इनका न्यूक्लियर की तरफ कोई खौफ नहीं था। इनको जब तसल्ली हो गई कि IAEA की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इन्होंने जानबूझ के अटैक किया है क्योंकि ये रिजीम चेंज चाहते हैं। और तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत खत्म हो चाहता है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।